सुबह बखैर नाजरीन, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से हो। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जे के हस्बे वादा। मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक गौहर। सुबह के 8:37 का वक्त हुआ जाता है और हर सुबह जब आपके सामने आते हैं तो हम आपको ख़बरों से बाखबर करते हैं। उन ख़बरों से बाखबर करते हैं जो पूरे दिन सुर्खियों में रहते हैं, जो सियासी गलियारों में उफ़क़ पर रहते हैं। और आज 26 अप्रैल सन 2025 भी है और आज के दिन जब आपके सामने आया तो भारत और पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी। सरहदों ने आग उगलना शुरू कर दिया है। सूरत हाल क्या है, डिटेल के साथ आपके सामने रखेंगे। सिंतास आबी मुआहिदे पर सियासत तेज है। सरहद पार से भी कुछ बयानात आए हैं, उस पर भी गुफ्तगू होगी। ईरान और फिर अमेरिका का बयान भी सामने है। इस बीच जम्मू कश्मीर की आवाम क्या कुछ सोच रही है, इस पर भी गुफ्तगू है। बात उस बड़े ऑपरेशन की भी करेंगे जो 22 रन के बाद शुरू किया गया, एक बड़ा क्रैकडाउन, और उस क्रैकडाउन के बीच कमान खुद डायरेक्टर जनरल पुलिस ननिल प्रभात साहब ने अपने हाथ में ली है। मौजूदा सूरत हाल क्या है, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे और आपको यह भी बताएंगे कि मजीद मामलात और हालात जम्मू कश्मीर के किस तरीके के बने हुए हैं और मुस्तकबिल में क्या कुछ हो सकता है। आप हमारे साथ बने रहेंगे 10 बजे तक और आखिरी 10 मिनट आज कोशिश करेंगे कि आपके रोज़मर्रा के मसाइल पर भी गुफ्तगू हो, क्योंकि सियासत, रियासत, इक़्तिसादियात और तमाम मामलात अपनी जगह जिन पर हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन आपकी आवाज़ को हुकूमती इदारों तक पहुँचाने का भी एक छोटा सा मौका होगा और वो होगा जी 9:55 के आसपास। आखिरी 7 मिनट आपके साथ हम देंगे जहाँ पर हम चंद फ़ोन कॉल्स को शामिल प्रोग्राम करेंगे। फटाफट से ज्वाइन कीजिएगा। फेसबुक पर भी हमारे साथ, यूट्यूब पर भी, ट्विटर पर भी, इंस्टाग्राम पर भी और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर भी, क्योंकि ये वो राब्ता साइटें हैं, ये वो ज़राया हैं जहां पर आपके और हमारे रिश्ते राब्ते और ज़्यादा मजबूत होते हैं। बिना वक्त गवाए सबसे पहले पड़ाव पर आते हैं और पहला पड़ाव हम याद दिलाते हैं आपको कि माजी में 26 अप्रैल को क्या कुछ हो चुका है। अहम तरीन वाक़ात मेरे साथी आसिफ रशीद आपके सामने रखेंगे, जिसके बाद सरहद से लेकर रियासत के हालात आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, इस्तकबाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। हफ्ते का दिन है और आज अप्रैल की 26 तारीख। सुबह बखैर, उम्मीद और दुआ कि सब बहुत अच्छे से बखैर व आफियत होंगे, जहाँ भी जिस हाल से हमें देख रहे हैं बहुत अच्छा महसूस कर रहे होंगे। आज प्रोग्राम में सबसे पहले फॉर्मेट के मुताबिक हमें आगे चलना है। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर जाने से कबल आपको ये बताना ज़रूरी है कि चंद वाक़यात इतिहास के पन्नों को जब हम पलटते हैं या हिस्ट्री ऑफ द डे में देखते हैं तो एक तवील फहरिस्त से चंद ख़बरें या मालूमात या फिर आप कह लीजिए तफसीलात आप तक पहुँचती हैं। 2005 में आज का दिन था, 26 तारीख थी, जब शाम या सीरिया ने लेबनान से अपनी फ़ौज का इनखला करके लेबनान से 29 साला कब्ज़ा ऑफिशियली ख़त्म कर दिया था। 1654 में आज के दिन यहूदियों को ब्राज़ील से निकाला गया। दुनिया भर के अंदर मुखालफत हुई। 1755 में पहली बार रूसी यूनिवर्सिटी मॉस्को के अंदर खुली, जो मौजूदा वक्त में रशियन यूनिवर्सिटी के नाम से आज भी काम कर रही है। एक बड़ा इदारा है और इसके मातहत कई कॉलेजेस आगे काम करने लगे। 1828 में रूस ने तुर्की, और मौजूदा वक्त में जिसको तुर्किया कहा जाता है, इसके खिलाफ जंग का ऐलान किया गया। 1841 में रेशम पर बॉम्बे गैजेट शाया होना शुरू हुआ। दिन आज का था, शुरुआत 26 अप्रैल को हुई। इसके अलावा 1933 में जर्मनी में यहूदी तलबा के स्कूल में दाखिले पर पाबंदी लगी, प्रतिबंध लगाया गया। 1933 दिन आज का था। 2015 में नूर सुल्तान नज़रबाफीफ 97.7% वोटों के साथ दोबारा कजाकिस्तान के सदर आज के दिन मुंतखब हुए। 1973 में आज के दिन अमेरिका ने नेवाडा टेस्ट साइट पर जौहरी तजर्बात किए और इनमें से बेशतर तजर्बात कामयाब रहे। मौजूदा वक्त में अमेरिका जिन ताकतों के साथ मिलकर काम करता है, शुरुआत दरअसल नेवाडा न्यूक्लियर टेस्ट के साथ ही हुई थी, जिसमें शराकतदारी मुख्तलिफ ममालिक के बाद में हासिल की गई। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ अमेरिका ने अपने हाथ में इंडिविजुअली ये काम ले लिया। 1828 में रूस ने यूनान की आज़ादी के लिए तुर्की के खिलाफ जंग का ऐलान आज के दिन किया था। साल 1926 जर्मनी और रूस के दरमियान अमन मुआहिदे पर दस्तखत हुए। पीस एग्रीमेंट था, दोनों ने उसको जारी रखा और दौरे हाजिर में अगरचे मगरिब के साथ ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं रूस के, लेकिन जर्मनी से कुछ हद तक बाकी ममालिक के मुकाबले आप देखेंगे तो रिलेशंस बेहतर नज़र आते हैं। 1964 में आज ही के दिन टैंगानिका और ज़िम्बाब्वे के जो आज के दिन तंजानिया
के अंदर जिम्मेदारी संभाली। 1964 दिन आज का, और 2003 में पाकिस्तान के उस वक्त के सदर जनरल परवेज मुशर्रफ पर कराची के अंदर कातिलाना हमला हुआ। तो हिस्ट्री ऑफ द डे में ये बड़े और मेजर इवेंट्स आज के दिन हमने आपके सामने रखे हैं। यहाँ से आगे बढ़ेंगे और ये जो महीना या ख़ास तौर से जो हफ्ता चल रहा तारीखी एतबार से काफ़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि कई ऐसे वाक़यात हैं। अगले साल जब आप हिस्ट्री ऑफ द डे में अप्रैल के इस आखिरी हफ्ते को या सेकेंड लास्ट वीक को गिनेंगे तो मुतअद्दिद दिन भारत, पाकिस्तान या जनूबी एशिया के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा गिने जाएंगे, देखा जाएगा। और तब क्या सूरत हाल होगी वो दूसरी बात, लेकिन कई ऐसे दिन हैं, हर गुजरते दिन के साथ कुछ मेजर डेवलपमेंट्स हो रही हैं जो बताती हैं कि हिस्ट्री ऑफ द डे में ये बड़े इवेंट्स या जो वाक़यात हैं वो ज़रूर जगह लेंगे। हिस्ट्री ऑफ द डे के बाद सीधा खबरों पर चलेंगे और आज भी कल की तरह सबसे पहले सलामती सूरत हाल के ताल्लुक से आपको अपडेट करेंगे। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर कशीदगी या फिर एक गैर यकीनी सूरत हाल के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल पर चंद बरसों की खामोशी के बाद भारत और पाकिस्तान के हथियार एक बार फिर से, जिनकी गन गरज मुख्तलिफ इलाकों में सुनाई दे रही है, और देर रात वादी कश्मीर और जम्मू सूबे के चंद एक इलाकों में LOC पर गोलीबारी की इतलात फिर से मौसूल हुई हैं। इशफाक, बिल्कुल जनाब, बड़ी खबर से आगाज़ करते हैं और आपको बताते हैं कि नाजंग मुआहिदे की खिलाफ वर्जी हुई है और एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से बिला इश्तियाल फायरिंग की खबरें आई हैं। 25 और 26 अप्रैल की दरमियानी रात को मुख्तलिफ मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पिकेट्स को निशाना बनाने की कोशिश की गई है लाइन ऑफ कंट्रोल पर, जिसका माकूल और मुनासिब जवाब भी दिया गया है। 25 और 26 अप्रैल की दरमियानी रात के दौरान बिला इश्तियाल फायरिंग की गई है। पाकिस्तान की तरफ से छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। पाकिस्तानी अफवाज की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल के मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। लाइन ऑफ कंट्रोल कश्मीर सूबे की मैं जब बात करता हूँ तो इतलात और ख़बर यह है कि मुख्तलिफ मकामात पर इस तरीके की खबरें आई हैं कि रात 12 से 3 या 3 से 5 बजे के दरमियान मुख्तलिफ मकामात पर गोलियों की आवाज़ सुनाई गई है, जिसका जवाब भी भारतीय अफवाज की तरफ से वापस दिया गया है। ताहम इब्तिदाई खबरों के मुताबिक किसी तरीके की किसी जानी या माली नुकसान की कोई इतला नहीं है, कोई भी कैजुअल्टी की कोई इतला अभी तक सामने नहीं आई है। ये दूसरा दिन है जब कशीदगी के बीच सरहदों पर हल्के हथियारों का इस्तेमाल होना शुरू हो चुका है। कल भी हमने देखा था कि रात देर गए हल्के हथियारों का इस्तेमाल हुआ, जवाब दिया गया और दिन पीसफुली निकला। आज रात को भी एक बार फिर इसी तरीके की सूरत हाल देखने को मिली है 25 और 26 की दरमियानी रात में कि बिला इश्तियाल फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से शुरू की गई है, जिसका जवाब भारतीय अफवाज की तरफ से दिया गया और भारतीय अफवाज की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि किसी भी मुहिमजोई या दरअंदाजी को काबिल कबूल नहीं किया जाएगा और उसे मौके पर ही निपटा जाएगा। और यही वजह है कि सिक्योरिटी इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल, इंटरनेशनल बॉर्डर और सरहद के पास इलाकों के अंदर मजीद सख्त कर दी गई है। इजाफी कुंभकें रवाना कर दी गई है क्योंकि पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम इलाके जितने भी लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास है, वहाँ से इतलात और ख़बर यह है कि तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर का दायरा जो है वो खाली करवा दिया गया है। ज़मीनों से जो खेती हो रही थी, जो लोग वहाँ जाते थे, उन्हें भी फ़िलहाल रोक दिया गया है और डिप्लॉयमेंट पाकिस्तानी साइड से मज़ीद ज़्यादा बढ़ाने की भी खबरें सामने आई है। इन खबरों और पेशगी इतलात के बीच भारत सरकार का भी मौक़िफ़ है कि सरहदों पर चौकसी बढ़ा दी गई है, नफरियों को तैनात कर दिया गया है। लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर पर तमाम तरह के गैजेट्स इस्तेमाल में लाए गए हैं ताकि हर मुकाबले के लिए अफवाज तैयार रहे। और यही बात है कि 25 और 26 की दरमियानी रात को जब पाकिस्तान की तरफ से बिला इश्तियाल फायरिंग की गई तो उसका जवाब भी दिया गया है। याद रखिएगा, पाकिस्तान ने शिमला एग्रीमेंट का जिक्र करते हुए कहा कि हम इस एग्रीमेंट को नहीं मानेंगे और ये बयान आने के फौरन बाद ही सरहदों पर एक बार फिर गोलियों की आवाज़ सुनाई दी गई है। करना, केरन, टंगडार, उड़ी और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास लोग हैं वो भी तज़ब्ज़ुब के शिकार इस वक्त बने हुए हैं। अगरचे अभी तक किसी तरह के जानी या माली नुकसान की कोई इतला मौसूल नहीं हुई है, लेकिन गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान कल भी इसी प्रोग्राम में इसी वक्त इसी फॉर्मेट के मुताबिक आपको बताया था कि लाइन ऑफ कंट्रोल के मुख्तलिफ इलाकों में छोटे हथियारों से फायरिंग की तस्दीक भारतीय फ़ौज की जानिब से की गई थी और इसका मौसर जवाब दिया गया। आज भी सेम तरह की खबरें आई, कन्फर्मेशन। और आज जम्मू के मुकाबले कश्मीर खित्ते से इतलात हैं कि शुमारी बेल्ट के अंदर जहां
बांडीपुरा का एक बड़ा इलाका लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लगता है, या फिर भारत पाकिस्तान की हद मुतारका जो वो इलाके जो शेयर करते हैं जिसमें उड़ी, टंगधार, करना, कुपवाड़ा और बारामूला के इलाके भी हैं, तो उन एरियाज़ के अंदर पुरतनाव और गैर यकीनी सूरत हाल है। ये तो एक खबर, नुकसान की कोई कंफर्मेशन फिलहाल नहीं हुई है, दोनों तरफ से इसकी भी तस्दीक फौज की जानिब से कर दी गई है। लेकिन साथ साथ एक और बड़ी खबर लाइन ऑफ कंट्रोल के मुख्तलिफ इलाकों से, जहां जैसे ही सरहदों पर दोबारा फोर्सेज एक्टिवेट हुई, वैसे तो अलर्ट पहले से था, लेकिन भारत और पाकिस्तान के दरमियान पहलगाम हमले के बाद जो कुछ हुआ इन 100 घंटों के दौरान 22 अप्रैल के बाद मुख्तलिफ इलाकों के अंदर अलर्ट के बीच आम शहरी भी जो पुरसुकून तरीके से इन इलाकों के अंदर रह रहे थे, कशीदगी के दरमियान ज़बरदस्त खौफ में इस वक्त है और बेचैनी की कैफियत इन तमाम लोगों पर एक तरह से कह सकते हैं या खौफ तारी हुआ है बेशतर इलाकों के अंदर, जिनमें लाइन ऑफ कंट्रोल शुमाली कश्मीर आप देखेंगे, पीर पंचाल बेल्ट को देखेंगे या LOC के अलावा इंटरनेशनल बॉर्डर देखेंगे तो पुरतनाव सूरत हाल है। अलग अलग इलाकों के अंदर यही सिचुएशन है। तस्वीरें करना, टंगधार और आसपास के इलाकों की, जहां पर शहरियों ने अब जेर ज़मीन बंकरों की सफाई भी शुरू कर दी है। ये वो बंकर्स हैं जिन्हें आप कम्युनिटी या इंडिविजुअल बंकर्स कहते हैं, और इन इलाकों में लोगों की तरफ से इस बात का भी मुशाहिदा किया जा रहा है कि जिस हिसाब से गुज़श्ता 48 घंटों में फायरिंग हुई है और छोटे हथियारों से फायरिंग की आवाज़ें इन इलाकों में भी सुनाई दी हैं, तो कोई जानी नुकसान ना हो, फर्दर प्रिपरेशंस कर ली जाएं। मुस्तकबिल में अगर जंग जैसी सूरत हाल बनती है तो नुकसान से बचा जाए, जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। करना या आसपास के इलाकों में पहले से ही उन तमाम बंकरों को दोबारा से साफ करना शुरू कर दिया गया है जिनका काम ऑलरेडी मुकम्मल हुआ था। एक छोटी सी जायज़ा रिपोर्ट आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि सरहदी इलाकों में ज़मीन के नीचे या अंडरग्राउंड बंकर्स जो कम्युनिटी और इंडिविजुअल बंकर्स हैं, जिस पर एक बड़ी आबादी निसार करती है, अगरचे बंकर्स कम हैं लेकिन फिर भी साफ सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। पहलगाम में हालिया हमले के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल से मुतासर इलाकों में सख्त चौकसी बरती जा रही है। लोगों में एक बार फिर जंग का खौफ सर उठा रहा है। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि कहीं दोबारा जंगबंदी के खिलाफ वर्जी न की जाए। मैं इस वक्त वादी करना में मौजूद हूँ, जहाँ सरहद सिर्फ चंद किलोमीटर के फासले पर है और यहाँ के लोग कई सालों से सुकून की सांस ले रहे थे क्योंकि जंगबंदी के बाद गोलाबारी बंद हो गई थी। मगर अब एक बार फिर खौफ ने सरहदी बस्तियों को अपनी लपेट में ले लिया है। गांव-गांव में लोग एक बार फिर अपने पुराने बंकरों की सफाई कर रहे हैं, वो कम्युनिटी बंकर हो या फिर इंडिविजुअल बंकर हो जो सालों से बंद पड़े थे, जिनमें कहीं देखा गया है कहीं घास हो गई थी और कहीं लोगों ने अपना जो है सामान रखा हुआ था। अब दोबारा जिंदगी की अलामत बन गए हैं। लोग अपने बच्चों और ख़वातीन को इन बंकरों को महफूज इस्तेमाल की तरबियत दे रहे हैं। तो हम आपको दिखा रहे हैं विजुअल्स में, आप देख सकते हैं किस तरह से जो यहाँ पे बंकर्स हैं। बंकर्स में मैं अपने कैमरामैन को बताऊंगा कि वो दिखाएंगे कि बंकर्स के अंदर अभी जो सफाई चल रही है यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं, क्योंकि जो माहौल है वहाँ पे माहौल ऐसा बना हुआ है कि कभी भी ऐसा लगता है कि जो जंगबंदी है उसकी खिलाफ वर्जी हो सकती है। क्योंकि रात को देखा गया कि कई जगहों में 3-4 जगहों के अंदर यहाँ पे जो है लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज में खिलाफ वर्जी की गई। तो आपसे जानते हैं क्या लगता है आपको, कितना टाइम हो गया था आपने जो ये मोर्चे थे जो बैंकर्स थे ये बंद थे और आज आप इनकी सफाई कर रहे हैं? देखिए, ये जो पहलगाम अटैक हुआ उसके बाद यहाँ हमारे को यहाँ टंगधार करना में LOC है, ये बड़ा एरिया है, यहाँ बहुत टेंशन हो रही है। रात से ये एक मैसेज भी है कि भाई अपने बंकर जो है उनको साफ़ रखिए। तो जो किसके पास पर्सनल बैंकर है वो भी हमने मतलब उसको भी साफ़ किया है, जिनके पास कम्युनिटी बैंकर हैं वो भी साफ़ करके रखे हैं। मतलब एक दहशत फैली हुई है इलाके में, डर और खौफ का माहौल है अभी। तो आप ये हम कहना चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान एक फायर करेगा या हम 100 फायर मारेंगे उनको। तो आप मुझे बताइए यहाँ पे कम्युनिटी बंकर्स कितने हैं और जो बाकी अगर हम बात करें इंडिविजुअल बंकर्स कितने बनाए गए हैं? देखिए, हमारे जो इस एरिया में टंगधार C है, पंचायत टंगधार C है, इसमें तो कम्युनिटी बंकर कोई नहीं है। इंडिविजुअल बैंकर हैं, पर्सनल बैंकर हैं, उनकी सफाई होगी है, रात से ही होगी है। तो कम्युनिटी बैंकर्स जैसा कि देखा गया था जब लास्ट बार सीज फायर वायलेशन हुआ था तो हमने देखा था बहुत सारे जो कम्युनिटी बैंकर्स बनाए गए, तो इतनी बड़ी पंचायत हो के तो इसको क्यों इग्नोर किया गया? यहाँ असल में यहाँ बैंकर हमारे को आया था, कम्युनिटी बैंकर तो सैंक्शन हुआ था, लेकिन लोकेशन नहीं मिली, अच्छी लोकेशन नहीं मिली, ज़मीन कम है यहाँ, उसकी वजह से ये मतलब स्किप हो गया हो।
सूरत हाल को आप देख रहे हैं कि किस तरीके से करना केरन टंगडार के लोग इस वक्त देख रहे हैं। भरोसा उन्हें सिक्योरिटी एजेंसीज पर भी है कि एक फायर हुआ तो 10 यहाँ से किए जाएंगे, लेकिन अपने आप में तैयारियां भी हो रही हैं और नौजवानों को, बुजुर्गों को तरबियत दोबारा दी जा रही है कि अगर इस तरीके की कोई सूरत हाल बनती है तो किस तरीके से फ़ौरन बंकर का इस्तेमाल भी किया जाए। ये तो बात है जनाब सरहद की, लेकिन ज़रा बात एक और अहम और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाते हैं, क्योंकि मिलिटेंटों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन पिछले 24 घंटों से शुरू किया गया है और डायरेक्टर जनरल पुलिस नलिन प्रभात इस पूरी कार्रवाई की आज खुद निगरानी कर रहे हैं। बड़ी खबर कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। डायरेक्टर जनरल पुलिस नलिन प्रभात एंटी टेरर ऑपरेशन जनूबी कश्मीर के अंदर जो चल रहे हैं इस पर आज खुद नजर रख रहे हैं और कई मिलिटेंटों के मकानों को रात देर गए फिर से उड़ा लिया गया है, तहस नहस कर दिया गया है। कुलगाम, पुलवामा, शोपियां से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि इन तीनों अजला के अंदर ममनुआ तंजीमों से वाबस्ता सरगर्म मिलिटेंटों के रिहायशी घरों को तोड़ दिया गया है, डिमोलिश कर दिया गया है। लश्कर तैयबा से वाबस्ता शाहिद अहमद कुट्टे जिनका ताल्लुक शोपियां से है, हारिस अहमद जिनका ताल्लुक पुलवामा से है, इनके मकानों को भी रात देर गए कार्रवाई की गई है। तो इस तरीके से जनूबी कश्मीर के अंदर कल आपने देखा कि बिजबियारा और त्राल के अंदर कार्रवाई हुई थी और आज रात देर गए 3 अलग अलग मकामात पर कार्रवाई हुई है। शोपिया के अंदर भी कार्रवाई हुई है, कुलगाम के अंदर भी कार्रवाई हुई है और पुलवामा के अंदर भी कार्रवाई हुई है। 2 रिहायशी मकान जो मिलिटेंट एहसान है मुरन के अंदर और हारिस है, ये 2 मिलिटेंट है मुरन के अंदर एहसान और हारिस, इनके 2 मकानों को कार्रवाई की गई है, उनको डिमोलिश कर दिया गया है। शोपियां के अंदर 1 मकान कर दिया गया है और पुलवामा से भी इसी तरीके की इतलात जो है हमारे पास आ रही है। ये तस्वीर जो आपके सामने है शोपियां की है जो आपसे कुछ देर पहले मौसूल हुई, जिसकी कंफर्मेशन हुई। इससे पिछली तस्वीर भी जरा दिखाइएगा। साउथ कश्मीर के तीनों इलाके, तीनों अनंतनाग को छोड़कर बाकी डिस्ट्रिक्ट, अनंतनाग में कल कार्रवाई हुई थी। ये कुलगाम की तस्वीर है जहां लश्कर के एक सरगर्म मिलिटेंट के घर को मुनहदम कर दिया गया, तबाह हो चुका है, ब्लास्ट किया गया। इससे पिछली तस्वीर दिखाइएगा जो पुलवामा की है, मुरन साउथ कश्मीर की, और शुरुआत दरअसल वहीं से हुई, फिर उसके बाद पुलवामा और अब जाकर जो अलल सुबह तक कार्रवाई हुई है। इस पूरे ऑपरेशन को टॉप ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह नलिन प्रभात, जैसा कि शुरुआत में इशफाक ने बताया, आज खुद ऑपरेशन की क़यादत कर रहे थे, निगरानी कर रहे थे और ये कार्रवाई 48 घंटों से जारी है। कल बिजबिहाड़ा के अंदर और इसके अलावा साउथ कश्मीर के एक और इलाके के अंदर कार्रवाई त्राल में हुई थी और आज शोपियां, अनंतनाग, माफ कीजिएगा, कुलगाम और पुलवामा के अंदर, यानी चारों अजला साउथ कश्मीर के कुल मिलाकर 6 टारगेटेड क्लियर कर दिए गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब इन मकानों के अंदर धमाके हुए हैं उसके फौरन बाद इतलात ये भी है कि आसपास के मकानों के भी शीशे टूटे हैं और ये ऑपरेशन करते हुए काफ़ी एहतियात इस बात का बरता गया कि किसी भी तरीके से कोई जानी नुकसान ना हो। ममनुआ तंजीमों से वाबस्ता एक्टिव मिलिटेंटों के घरों पर इस वक्त कार्रवाई चल रही है। एक तरफ से आप ये देख रहे हैं कि ज़मींदोज़ किए गए मकानों को और दूसरी तरफ से हम देख रहे हैं कि एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है, यानी उन लोगों के खिलाफ भी ऑपरेशन चलाया जा रहा है जो ममनुआ तंजीमों के साथ वाबस्ता है, जमात इस्लामिया के साथ वाबस्ता है या दीगर इलाहिदगी पसंद जमातों के साथ वाबस्ता है। तो कल हमने साउथ कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर देखा कि NIA भी कार्रवाई कर रही थी, जम्मू कश्मीर पुलिस भी कार्रवाई कर रही थी और जो स्पेशल टीम बनाई गई है पुलवामा पहलगाम हमले 22 रन के बाद, वो भी लगातार कार्रवाई कर रही थी और तमाम OGWs और उनके मदाहों और उनके साथियों पर शिकंजा कसने की बड़े पैमाने पर कोशिश जो है वो की जा रही है। 3 रिपोर्टर हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। फिलहाल पुलवामा से हमारे साथ आदिल शहनवाज ज्वाइन कर चुके हैं, शोपियां से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शाह इरशाद ने भी ज्वाइन किया। सबसे पहले पुलवामा चलेंगे जहां पर इतला ये है कि 2 अहम मिलिटेंट कमांडरों के घरों को तहस नहस कर दिया गया है, तबाह कर दिया गया है। आदिल, क्या खबर है, कौन से ये 2 मकामात है जहां पर यह कार्रवाई हुई है और इन मिलिटेंट्स के बारे में क्या इत्तला पुलिस के पास है? बिल्कुल, आपको बताएंगे जो पहलगाम में जो सराहत पेश आया है उसके बाद हमने देखा जो OGW का नेटवर्क है या जो एक्टिव मिलिटेंट का जो नेटवर्क है उसमें काफी इस वक्त जो है कार्रवाई देखने को मिल रही है। वही हमने कल भी कई मुकामात पे देखा जो मिलिटेंट थे उनके जो रिहायशी घर है सर्च एंड सर्च ऑपरेशन के दौरान के जो मकानात है वो तबाह किए गए। इसी सिलसिले में अगर हम आज की बात करें, यानी कल रात में जो मुरन पुलवामा का एक एक्टिव मिलिटेंट है एहसान
जिनका ये बताया जा रहा है कि उसका रोल रहा है इस पहलगाम अटैक में। तो उसके जो यहाँ पे फिर इसके घर पे सर्च ऑपरेशन चलाया गया था कल तकरीबन 9 बजे से देर रात तक 12 बजे तक ये सर्च ऑपरेशन इनके घर में रहा, जिसके बाद जो सर्च ऑपरेशन के दौरान जो एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। साथ में पुलवामा की तस्वीरें जरा दिखाइएगा, साथ में पुलवामा की तस्वीरें एक विंडो में जरा दिखाइएगा। जी आदिल, कंटिन्यू करें। जो हारिस बताया जा रहा है वो भी एक्टिव है और उसका जो मकान है वो भी हाल जो है तबाह होने का जो है यहाँ पे इत्तला आ रही है, लेकिन उसकी फिलहाल तस्दीक नहीं हो रही है। लेकिन जो मुरन पुलवामा का जो एहसान है जो साल 2023 और 24 में एक्टिव हुआ था, उसका मकान जो है फोर्स में फिलहाल जो है सर्च ऑपरेशन के दौरान वो तबाह हो चुका है। और फिलहाल अगर हम यही बताएंगे कि अच्छा आदिल, ये तो हुआ कार्रवाई उन लोगों पर जो एक्टिव मिलिटेंट्स हैं, ममनुआ तंजीम लश्कर या टीआरएफ के साथ उनकी वाबस्तगी है और सिक्योरिटी एजेंसी और सिक्योरिटी ग्रिड उन पर शिकंजा कसने की कोशिश है। इतला तो ये भी है कि जमात इस्लामिया और दीगर तंजीमों के साथ जो लोग वाबस्ता है उनकी रिहाइश गाहों पर और OGWs का जो नेटवर्क हुआ करता था उनकी रिहाइश गाहों पर भी कल पूरे दिन छापामार कार्रवाइयाँ हुई हैं और आज भी कई मकामात पर इस तरीके की कार्रवाई चल रही है। बिल्कुल, अगर हम बात करें जो एक्टिव मिलिटेंट्स हैं उनके यहाँ पे जो है कार्रवाई है वो सिलसिला जारी है, लेकिन जो जमात इस्लामिया है जो बाकी जो बैनर जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके घर पे जो कल हमने देखा कई मुकामात के अंदर, चाहे वो काकापुरा हो या जो गुडुरा पुलवामा हो, वहाँ पे जो इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन है वाबस्ता लोग हैं उनके घर पे जो है छापामार कार्रवाई अंजाम दी गई है। लेकिन वहाँ पे फिलहाल जो है दस्तावेज है या जो पूछताछ है वो लगातार जारी है और इसमें यह भी तवक्का है कि शायद आज दिन तक इस तरह की जो छापामार कार्रवाई है इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, आदिल मिर्जा बने रहे, हम जरा शोपियां चलेंगे, हमारे साथ शहन इरशाद ने भी ज्वाइन कर लिया। शाह इरशाद, जरा अपडेट करें कि जो कार्रवाई रात देर गई हुई शोपियां के अंदर ये किसके खिलाफ की गई, कौन था ये मिलिटेंट कमांडर और कब से ये एक्टिव था? बिल्कुल गवार, अगर हम बात करें इस वक्त मैं मौजूद हूँ छोटी पोरा एरिया में, जो कि मैं आपको बता दूं शोपियां हेडक्वार्टर से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर। और आज रात को तकरीबन 3 बजे यहाँ पे जो है एक ब्लास्ट होता है जिसमें शाहिद अहमद कुट्टी जो कि 2020 से इस मिलिटेंट जो है सफों में शामिल हुआ है, अगर मैं बता उसी के मकान पे आज जो है एक धमाका होता है और ये मकान बिल्कुल जो है जमीन पे हमें जो है आज भी बिखरा हुआ पड़ा हुआ है। मैं आपको बता दूं हालांकि कल पूरा दिन जो है इस एरिया में फौज और पुलिस के साथ साथ CRPF भी जो है उन OGW के घर गए हैं, जो OGW इनमें जो है शामिल है, उनके घर पे भी छापामार कार्रवाई पूरा दिन जो है वो चला। और उसी शाम के जो है तकरीबन 3 बजे रात जो है एक ब्लास्ट होता है जिसमें ये बताइएगा इरशाद, ये जो मकानों के अंदर धमाके हुए तबाह किए गए, क्या ये वही मकान है जो ऑलरेडी नोटिफाई किए गए थे सरकार की तरफ से, जिन प्रॉपर्टीज को सीज भी किया गया था बहुत सारे इलाकों के अंदर, क्या उन्हीं प्रॉपर्टीज को उड़ाया जा रहा है या ये और प्रॉपर्टियां? और फिर जो लोग इन घरों के अंदर रह रहे थे उनको कहां पर इस वक्त रखा गया है, उनके साथ क्या तबादला ख्याल किया गया पुलिस का? हालांकि मेरी जो है बात एक यहाँ के मकान मालिक से हो रही थी, उन्होंने मुझसे ये साफ कहा कि जनाब जो ही फौज यहाँ पे आया तो उन्होंने हमें जो है पहले सेफ जगह पे जो है रखा है, उसके बाद जो है इस मकान को उड़ा दे। मैं आपको बता दूं पहले से ही यहाँ पे एक जो है नोटिस लगाया गया था कि ये प्रॉपर्टी जो है बिल्कुल सीज हो चुकी है, मगर आज जो है कहीं ना कहीं हमें जो है देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे ये धमाका हुआ है। मैं आपको बता दूं कि अगर हम बात करें पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ शोपियान में भी जो है आज जो है ये धमाका हुआ, जो कि शाहिद अहमद कुट्टी जो कि एक्टिव मिलिटेंट है इस वक्त भी सरगर्म है और इसी के घर पे ये धमाका हुआ है। ठीक है इरशाद, ये बताइए क्या शाहिद का भी लिंक पुलवामा टेरर अटैक से है, नंबर 1, और जब ये प्रॉपर्टियां सीज की जाती हैं तो उसके बावजूद भी क्या लोग वहां पर रहते हैं या सिर्फ पोस्टर चस्पा किया जाता है? देखिए आज से 2 महीने पहले जो है NI की टीम SI की टीम यहाँ पे आ चुके हैं और उन्होंने ये जो बाज़ाब्ता तौर पे अपना बैनर यहाँ पे लगा दिया था कि ये जो प्रॉपर्टीज है बिल्कुल ये अब जो है ये सीज हो चुकी है। उसके बावजूद भी यहाँ की जो है ये जो घर वाले इसी मकान में रह रहे थे। और कहीं ना कहीं अगर हम आज की बात करें, मैंने पहले बताया कि इनको पहले जो है बाहर निकाला गया था 3 बजे रात के, इनका कहना है जो कि मकान का मालिक है उसका कहना है कि हमें जो है 3 बजे रात हमें अपने घर से बाहर निकाला, उसके बाद फौज ने यहाँ पे कार्रवाई की। मैं आपको बता दूं फिलहाल में ये जो एरिया है बिल्कुल छोटी पोरा का एरिया है जहाँ पे ये शाहिद अहमद कुट्टी का ये मकान है, उसी के मकान पे ये जो है। ठीक है इरशाद, हमारे साथ रहेगा, मकान मालिक की बात भी सुनाएंगे शोपियां से, लेकिन उससे पहले जरा कुलगाम चलते हैं। अब्दुल हमीद भट्ट हमारे साथ हैं। अब्दुल हमीद, जाकिर कौन था, क्या इसके मुतालिक तफसीलात हैं जिसके घर को मुनहदम करने की इतलात मौसूल हुई आज सुबह सुबह?
हाँ जी, ये 2:45 बजे तक की कार्रवाई है, जहाँ 2:45 बजे ब्लास्ट किया गया है। जाकिर अहमद गनई जो 2030 से एक्टिव है, उसके घर को ब्लास्ट से उड़ा दिया गया। जो आसपास के मकान है उनको भी काफी नुकसान हुआ है और लोग पूरी तरह से सहमे हुए इस कार्रवाई से। जो कार्रवाई कई जगहों पे हुई है, इसमें पहलगाम अटैक जब से हुआ है तब से लेकर सिक्योरिटी फोर्सेज जो है पूरी तरह से मुतहरिक है और कई जगहों पे उन्होंने कार्रवाइयाँ की है। इसमें एक ये भी है कि यहाँ पे मतलहामा कुलगाम में ये इस मकान को ब्लास्ट किया गया जो कि जाकिर अहमद गनई का है। उस मकान को मुंहदीम करार दिया गया, घर वालों को बाहर निकाल दिया गया है, मगर आस पड़ोस के लोग जो है पूरी तरह सहमे हुए और पूरे कश्मीर में लोग जो है सहमे हुए। कल रात से ही ये खबरें गश्त कर रही थी कि इस कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। पूरी तरह से लोग भी अब दहशत में है। जी अच्छा, इस जाकिर के मुतालिक क्या तफसीलात हैं? पुलिस अथॉरिटीज कहती हैं सरगर्म है, गालिबन पाकिस्तानी तरबियत याफ्ता है। मौजूदा वक्त में क्या अथॉरिटीज इस बात की तस्दीक करती हैं कि साउथ कश्मीर के इलाकों में इनकी सरगर्मियां हैं? और पिछले दिनों कहा गया था कि ऑलरेडी सील बहुत सारे घर किए गए थे, तो जिस घर को मुनहदम किया गया क्या ये भी सील था ऑफिशियली पुलिस के SIA की जानिब से? नहीं, अभी तक ये सील नहीं था। आज ब्लास्ट किया गया, सील नहीं था, मगर वो एक्टिव है। जो जाकिर अहमद गनई है वो एक्टिव है, इस वक्त बताया जा रहा है कि यहाँ पे वो एक्टिव है। जो लोकल लोग से हमें पता चला है और सिक्योरिटी एजेंसी भी इसको पहलगाम के उससे लिंक बताया जा रहा है कि ये जो चलिए, बहुत शुक्रिया अब्दुल हमीद, इरशाद अहमद और पुलवामा से आदिल शहनवाज हमारे को रिपोर्ट कर रहे थे, अपडेट कर रहे थे ग्राउंड जीरो से। शोपियां के मकान मालिक की बाइट है, वो भी जरा सुना देते हैं। उनकी तरफ से जो कार्रवाई की तस्दीक की गई और सुबह सुबह जो बता रहे हैं उनकी बात सुन लेते हैं और उसके बाद ब्रेक पे भी जाना है। मसलस तो मैं अलग तमे साल गोमुत यम साल बुढ़ी गोमुत से मैं टोटली पता तम सुन आज बोन जरूरी टोटली की मजबत करन पहलगाम ये जन ये रात ये वाका गो क्या ये सही कि तो ये क्या बस सही ये सही यम साल अदल काम गो सही वो वन सर ये गलत कह मे नश गोमुत आज बोन जरूरी अलग मगर मे सुन तूफान कर बस अथ लायक अपील कर मेहरबानी गवर्नमेंटस मे दिन छपन बात ये बह क्या जन कर मे कोड़े योत मेहरबानी ये कस बजे गो ये रात ये वाका कस बजे गो तकरीबन 1 बजे। अच्छा 1 बजे पे गो ये 9 पे गो ये चालू 1 बजे लगे धमाकेत। अच्छा अहन सर तम साथ कसो तुहज फैमिली यम कतस तम साथ कड़ित ये नबर दबक नीरू तो अस फोड़ हटाइए तो गई और बीस घर। चलिए, कार्रवाइयाँ जनूबी कश्मीर के अंदर हुई हैं मुख्तलिफ इलाकों के अंदर और इतलात है कि आगे भी ये कार्रवाइयाँ बहुत तेज़ होते हुए अलग अलग इलाकों के अंदर देखते हैं। इससे पहले ब्रेक पे जाएं, ख़बर ज़रा मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, चूँकि पहलगाम हमले के बाद हमने देखा इंतज़ामिया या सरकार के नोटिस में आई कि अलग अलग मकामात पर ख़ास तौर से तलबा और ताजरों को मुश्किलात आई जो मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों के अंदर थे और हुकूमती सतह पर बड़े इक़दाम किए गए हैं। और एक बड़ा फैसला वज़ीर आला के दफ्तर से भी, जहां हेल्पलाइन नंबर्स जारी कर दिए गए हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर काबीना वुज़रा को भी जिम्मेदारियां तफवीज़ की गई है कि जहां जहां से शिकायतें मौसूल हुई, तलबा और ताजिर जम्मू कश्मीर से जिनका ताल्लुक जो पहलगाम हमले के बाद तंग तलब किए गए या हिरासा करने की, खौफजदा करने की इतलात मौसूल हुई, वहां पर सूरत हाल का जायजा लेने के लिए उन्हें अलग अलग रियासतों में जिम्मेदारियां। फिलहाल बड़ी खबर यह है कि वज़ीर आला की हिदायत पर राब्ता ऑफिस को मजीद मुतहरिक कर दिया गया है और बाज़ाब्ता तौर पर एक टोल फ्री नंबर 18008900 को 24/7 जारी कर दिया गया, यानी 24 घंटे 7 दिन ये चलता रहेगा। तलबा को, ताजरों को बैरून रियासत अगर कहीं पर भी कोई मुश्किल दरपेश आए तो वो वज़ीर आला के राब्ता ऑफिस के साथ बराह रास्त राब्ता कर सकते हैं। और न सिर्फ इतना बल्कि मुख्तलिफ काबीनी वुज़रा को आज और कल के लिए रवाना कर दिया गया है मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों के अंदर, जहां पर वो कश्मीरी तलबा और ताजरों के साथ मुलाकात करके उनके मसाइल को हल कराने की कोशिश करेंगे। काबीनी वुज़रा पूरे मुल्क के अंदर चले जाएंगे जहां पर इस तरीके की इतलात और खबरें आ रही है कि जहां पर ताजर परेशान है। तो ये हेल्पलाइन नंबर है जिसे जारी किया गया है 18008900 166, ये टोल फ्री नंबर है और इस टोल फ्री नंबर पर तलबा और ताजर वज़ीर आला
आला के राब्ता दफ्तर के साथ कायम कर सकते हैं। इस बीच इतला और खबर यह है कि वजीर आला के अहकामात पर आज चंडीगढ़ और पंजाब के अंदर मौजूद रहेंगी खातून वजीर सकीना इतू, और सकीना इतू ने भी अपने नंबरात जारी किए हैं सोशल मीडिया पर। आप हमारे को देख सकते हैं, थोड़ी देर में वो वहां पर आएंगी तो सकीना इतू वहां पर रहेंगी। और इसी तरीके से डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी साहब दिल्ली के अंदर मौजूद रहेंगे और आसपास की रियासतों के जो तलबा और ताजिर हैं उनके साथ रब्ता करेंगे। तो कुल मिलाकर जो पिछले कई दिनों से खबरें आ रही थी वो खबर ये थी कि तलबा और ताजिरों को मुख्तलिफ इलाकों के अंदर परेशानियां आ रही थी। देहरादून से भी इतलात आ रही थी, पंजाब से कुछ इलाकों से इतलात आई, चंडीगढ़ से इतलात आई, जिसके बाद वजीर आला भी मुतहरिक हुए। लीडर ऑफ जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की साबिक वजीर आला है महबूबा मुफ्ती, उन्होंने वजीर दाखिला के साथ भी मामला उठाया, लेकिन फाइनली हेल्पलाइन डेस्क जारी कर दिया गया है। 24/7 ये चलेगा और किसी को भी कोई मुश्किल बैरूनी रियासत आए तो वजीर आला के राब्ता दफ्तर के साथ कायम राब्ता करके मसले का हल निकाला जा सकता है। वजीर आला ने खुसूसी तौर पर अफसरों की तैनाती कर दी गई है और राउंड द क्लॉक ये नंबर चलेगा जो नंबर आपके टीवी चैनल पर इस वक्त है। अब यह भी है कि महाराष्ट्र में आज डिप्टी सीएम रहेंगे, यानी सुरेंद्र चौधरी साहब डिप्टी सीएम जो है वो महाराष्ट्र के अंदर रहेंगे और वहां पर भी इतलात और खबर ये आ रही थी गुज़श्ता दिनों के ताजिर कुछ परेशानियों के शिकार हो रहे थे, तो वहां पर वो राब्ते में रहेंगे। और राब्ता नंबर भी आपकी टीवी चैनल पर है। राब्ता नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हर जगह पहुंचाना है जहां जहां पर भी कश्मीरी तलबा या ताजिर परेशान हो तो वो इस सरकारी तौर पर वजीर आला के राब्ता ऑफिस के साथ राब्ता करके अपने मसले का हल कर सकते हैं। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहाँ पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ रहा है और इस तनाव के बीच ईरान का एक बयान सामने आया है। आगे बढ़ेंगे तो इंडस वाटर ट्रीटी यानी सिंध तासाबी मुआहदे पर एक बड़ा बयान पाकिस्तान ने भी दिया और भारत ने भी अपनी हिकमत अमली को तरतीब दी है। क्या है हिकमत अमली, किस तरीके से इंप्लीमेंटेशन होगी, बताएंगे आपको। ये बड़ी खबर छोटे से वक्फे के फौरन बाद।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम सलाम जेके में आपका इस्तकबाल। पहलगाम हमले के बाद ताज़ा तरीन सूरत हाल पर मुसलसल हमारी नज़र है। लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पर पुरतनाव सूरत हाल के बीच मुतअद्दिद ममालिक की जानिब से भारत ने जो स्टैंड लिया है, जो 5 बड़े फैसले परसों किए गए दारुल-हुकूमत दिल्ली के अंदर, उन फैसलों के बाद दुनिया भर से कई ममालिक की जानिब से हिमायत की गई, लेकिन बड़ा ऐलान ईरान की जानिब से और एक बड़ी पेशकश की गई है कि सदियों पुराने सकाफती और तहजीबी रिश्ते को बरकरार रखने के लिए ईरान भारत और पाकिस्तान के दरमियान सालसी का किरदार अदा करेगा। यह पेशकश उस वक्त हुई है जब भारत ने 5 बड़े फैसले लिए और इस फैसले के बीच दोनों ममालिक आमने सामने आए, एक दूसरे पर जबरदस्त तनकीद की जा रही है। ये ईरान के वज़ीर ख़ारजा की जानिब से एक ट्वीट करके तस्दीक की गई कि वो इस सारी सूरत हाल को मामूल पर लाने के लिए, और एक तस्वीर भी जिसमें एक शेर के जरिए उन्होंने दोनों ममालिक को कहा कि हम तमाम भाई हैं, आलमी इंसानियत में ये हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि पुराने, ख़ास तौर से जम्मू कश्मीर के मामलात की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ईरान अब पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालसी जब कर सकता है तो सदियों पुराने सकाफती और तहजीबी रिश्तों को बरकरार रखा जा सकता है। ईरान पहला ऐसा मुल्क बना है जिसने 48 घंटों के अंदर ही भारत और पाकिस्तान की इस कशीदगी या पुरतनाव सूरत हाल के बीच सैयद अब्बास अरगची, वज़ीर ख़ारजा ईरान ने सबसे पहले एक्स पर एक पोस्ट के जरिए कहा कि वो सालिस का किरदार, मीडिएटर का किरदार अदा करना चाह रहे हैं। और ये वो ट्वीट है जो आपके सामने है, जिसके ज़रिए उन्होंने भारत और पाकिस्तान को पेशकश तो की है, लेकिन अभी ऑफिशियली कोई रद्द-ए-अमल भारत और पाकिस्तान की जानिब से इस बयान पर या इस ट्वीट पर नहीं आया है। ईरान, भारत, पाकिस्तान दोनों जौहरी मुल्क हैं, और जौहरी मुल्क जब टकराते हैं तो सूरत हाल इंतहाई ख़राब होती है। वो टकराव ना हो, दोनों मुल्कों के माबैन सालिसी के तौर पर तेहरान अपना किरदार निभाना चाहता है। वज़ीर ख़ारजा तेहरान की तरफ से बयान सामने आया है, ईरान की तरफ से बयान सामने आया है। देखना होगा कि रद्द-ए-अमल इस पूरे मामले पर क्या कुछ होगा। लेकिन बढ़ते हैं जी आगे, बात सिंतास आबी मुआहिदे की करते हैं। और सिंतास आबी मुआहिदे को लेकर कल रात देर गए वज़ीर दाखिला अमित शाह की रिहाइशगाह पर भी अहम तरीन इजलास हुआ है। और वज़ीर दाखिला अमित शाह की रिहाइशगाह पर अहम तरीन इजलास मुनक्किद होने के फ़ौरन बाद उस हिकमत अमली को मुरतब किया गया जिसकी इम्प्लीमेंटेशन आज से शुरू होगी कि किस तरीके से सिंतास आबी मुआहिदे से जब भारत हुकूमत की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये कहा गया कि वो इससे बाहर आ रहे हैं और इससे छोड़ रहे हैं, हम इस पर अमल दरामद नहीं करेंगे, तो उसके बाद आगे की हिकमत अमली क्या होगी। यानी जो सिंतास ट्रीटी डिप्लोमेसी वॉर इस वक्त चल रही है, इस पर बयान आया है जी। जल शक्ति वजीर, मरकज के जो जल शक्ति वजीर हैं, उनका बड़ा बयान सामने आया है और वही बयान रिफ्लेक्ट करता है कि आने वाले दिनों में अब इस पानी के पर कितनी बड़ी बहस और कितनी बड़ी जंग भी हो सकती है। कहा कि एक बूंद पानी भी अब पाकिस्तान के नसीब में नहीं होगा। इंडस वाटर को लेकर वजीर का बड़ा बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि एक बूंद पानी भी पाकिस्तान के लिए नहीं मिलेगा अब, और यह फैसला मरकजी हुकूमत की तरफ से लिया गया है। सीआर पाटिल जो मरकजी वजीर है, उनका मानना है कि 3 प्लान एग्जीक्यूट किए जाएंगे, यानी 3 प्लानों पर बैक वक्त काम किया जाएगा। 3 मरहलावार प्रोग्राम है जिन पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम करेगी। ताहम उन्होंने 3 प्लानों को कैसे बनाना है, क्या करना, उस पर ज्यादा वजाहत नहीं की, सिर्फ ये कहा कि मरकज ने 3 प्लान तरतीब दिए हैं और उन्हीं 3 प्लानों पर काम किया जा रहा है। आला सतही इजलास तकरीबन 2 से 2.5 घंटे के दरमियान रहा, जिसमें न सिर्फ सीआर पाटिल मौजूद रहे बल्कि मरकजी काबीना के कुछ दीगर वज़रा को भी बुलाया गया था। सीआर पाटिल ने बाद में इस बात की तस्दीक की कि 26 लोगों की जो हलाकत पहलगाम के बाईसरन इलाके के अंदर हुई है, उसके बाद ही गवर्नमेंट ने यह फैसला लिया कि इंडस वाटर ट्रीटी सन 60 की जो ट्रीटी है इसको सस्पेंड किया जाएगा। और फिर अब यह फैसला लिया गया कि जब इसको सस्पेंड किया गया तो जो कमीशन आपस में मिलता था नहीं मिलेगा, जो डाटा शेयर किया जाता था नहीं मिला, वो डाटा भी नहीं मिलेगा, और आलमी इदारे या आलमी बैंक के जो नुमाइंदे वक्तन फवक्तन हमारे डैमों पर, हमारे नदी नालों पर नजर रखने के लिए आते थे, उन्हें भी इस चीज की इजाजत नहीं दी जाएगी। पानी हमारा है, हम अपने हिसाब से ही काम करेंगे, और इस ज़िमन में 3 मरहलावार तरीकों पर काम किया जा रहा है ताकि पानी पर मुकम्मल कंट्रोल किया जा सके। साथ साथ जल शक्ति वजीर ने इस बात को भी दोहराया कि बाज़ाब्ता तौर पर
मेरी वजारत की तरफ से वाटर रिसोर्स सेक्रेटरी जो पाकिस्तान के हैं सईद अली मुर्तज़ा, उनको समझाया गया है कि हम क्या कुछ करने जा रहे हैं। सस्पेंशन ऑफ नोटिफिकेशन उनको भेज दिया गया है और आर्टिकल 12 सब सेक्शन 3 के तहत ये पूरी कार्रवाई जो है वो की गई है। फंडामेंटल राइट यानी बुनियादी हक भारत का है कि वो अपने मामलात अपने तरीके से हल करे और अब आने वाले दिनों में पानी के बहाव में कमी लाई जाएगी। अब अभी जो हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में अंदर लोग हैं वो बैराज कंडी को भी देख रहे होंगे, वो दरियाए चिनाब में भी पानी की रवानी को देख रहे हैं, लेकिन जब आप सरहद के पार वाली कहानी देखते हैं तो वहां पर वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि फ्लो ऑफ द वाटर, पानी का बहाव जिस शिद्दत के साथ आता था उसमें बतदरीज कमी होना शुरू हो गया। लेकिन पानी रुकेगा कहाँ पर, कैसे रुकेगा, इस पर सबकी नजर रहेगी और जो जो प्लान सामने एग्जीक्यूट होंगे उस पर भी हम बात करेंगे। फिलहाल जल शक्ति के वजीर का बड़ा बयान कि एक बूंद पानी भी अब पाकिस्तान को नहीं मिलेगी। 3 अलग अलग पड़ाव हैं जिन पड़ावों पर काम किया जा रहा है। प्लानिंग थ्री टायर प्लानिंग है और इन्हीं प्लानिंगों के तहत अब आप देखेंगे कि क्या कुछ होगा। ये बयान दिया था जल शक्ति के वजीर ने तब जब कल रात देर के मीटिंग हुई। मीटिंग जम्मू कश्मीर के हवाले से, ट्रीटी के हवाले से नई दिल्ली के अंदर हुई। गर्माहट इसकी दिखी पाकिस्तान के अंदर। एक और बड़ी और अहम खबर जो पाकिस्तान के सामने आई है वो है बिलावल जरदारी भुट्टो, जिन्होंने कल अपने मुनफरिद अंदाज में तकरीर जब वो करते हैं तो बड़ी बातें कह ही देते हैं, लेकिन बातों बातों में वो कल इंडस वाटर ट्रीटी पर भी अपनी बात कह चुके हैं और साफ किया है कि पानी उनका है, पानी बहेगा, रोकने की कोशिश की तो खून बहेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान के एक जिम्मेदार ओहदे पर हैं और उनके मुताबिक जब वो इसी इलाके के अंदर या उसी सूबे के अंदर जहां पर सिंतास मुआहदे का सबसे ज्यादा असर है, वहां पर अपनी तकरीर के दौरान 3 बड़ी बातें कही। एक तो ये कि कैनाल्स का या पानी रोकने का यकतरफा फैसला किसी भी मुल्क का नहीं हो सकता, ये एग्रीमेंट के खिलाफ है, ये फैसला यकतरफा है। एक दूसरी धमकी ये दी गई कि अगर जिनके मुताबिक सूबों की मर्जी के बगैर कोई कैनाल नहीं बनेगी, लेकिन भारत को धमकी देते हुए कहा कि अगर उन्होंने इस मुआहदे की आर्जी मुअत्तली के बाद भी, जिसका ऐलान भारत ऑलरेडी कर चुका है, कल मोहर भी लग गई, अगर वो पानी रोकता है तो फिर या तो पानी बहेगा या फिर बिलावल भुट्टो के मुताबिक खून बहेगा। ये वो धमकियां दी जा रही थी जब वो एक तकरीब से खिताब कर रहे थे, एक जलसा था और उनके मुताबिक ये मुश्किल सूरत हाल जरूर है, लेकिन हमसाया ममालिक ने, ये मुल्क ने जिस तरीके से फैसला लिया है, खासतौर से सिंतास मुआहदे को लेकर, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन भी बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, जिनके मुताबिक नून लीग और पीपल्स पार्टी इस मुआहदे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। कैनाल्स का एक तरफा फैसला दफन हो चुका है, वो वहां की बात कर रहे थे, लेकिन उसी दौरान उस ट्रीटी की बात हुई जो 1960 में भारत और पाकिस्तान के दरमियान हुई। कहा या तो हमारा पानी बहेगा या आपका खून, किसी को इजाजत नहीं है कि पाकिस्तानी अवाम के हक पर डाका डाला जाए। मुश्किल वक्त में वफाक की आवाज बनेंगे। इन ख्यालात का इजहार पीपल्स पार्टी की तरफ से सक्खर के अंदर जश्न सिंध जलसा से खिताब के दौरान बिलावल भुट्टो की जानिब से किया गया। ये इनका यकतरफा फैसला है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है, जो मुआहदा हुआ पाकिस्तान और भारत के दरमियान, जिसके तहत भारत ये मान चुका कि सिंधु आपका है, सिंधु पाकिस्तान का है। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहदा नहीं मानते और मैं सक्खर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। कि ये इनका यकतरफा फैसला है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है, जो मुआहदा हुआ पाकिस्तान।
सूरत हाल के बीच अब देख सकते हैं कि किस तरीके की सूरत हाल आगे चल रही है। आगे चलते हैं जी, फटाफट से जरा बात बताते हैं। पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं, एक के बाद एक मुल्क की एडवाइजरी जारी हो रही है। अमेरिका ने कल भी एडवाइजरी जारी कर दी थी और आज रूस की तरफ से अपने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है और यह साफ कर दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच पुरतनाव हालात के अंदर रूसी शहरी पाकिस्तान का सफर ना करें। ट्रैवल एडवाइजरी पाकिस्तान के खिलाफ आई है और रूस ने बाज़ाब्ता तौर पर एडवाइजरी जारी कर दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का सफर वो ना करें। ये बार बार एडवाइजरीज आई हैं उस वक्त जब हालात कशीदा हुए, कभी बलूचिस्तान के अंदर, कभी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर और कभी दीगर इलाकों के। लेकिन मौजूदा वक्त में हालत यह है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान सब कुछ ठीक नहीं है, कुछ बड़े फैसले हुए, उसका असर अब दुनिया भर के अंदर देखने लगे। रूसी सफीर ने कल अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि इन द बैकड्रॉप ऑफ द न्यू राउंड ऑफ एस्केलेशन इन पाकिस्तान इंडिया रिलेशनशिप, और उन्हीं का हवाला देते हुए आगे कहा कि रूसी सिटीजन्स टेम्परेली फिलहाल पाकिस्तान आने से गुरेज करे, सिचुएशन इंतहाई नाजुक और ख़राब बनी हुई है। ट्रैवल एडवाइजरी पाकिस्तान के खिलाफ जारी कर दी गई है। इसके बाद जरा फटाफट से आगे चलेंगे और बात जरा डोनाल्ड ट्रंप की भी करते हैं क्योंकि ट्रंप इंतजामिया के दो बड़े अहम बयान हैं। एक बयान भारत पाकिस्तान के कशीदा हालात के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है और दूसरा बयान कौमी सलामती के मुशीर अमेरिका की तरफ से आया है। और सबसे पहला बयान पहलगाम हमले के बाद अमेरिकी सदर का बड़ा बयान सामने आया है। ये पहला रद्द-ए-अमल है जिसमें वो कहते हैं हमला खतरनाक है और गलत था। ये पहलगाम हमले को रेफर करते हुए कहा, लेकिन सवाल के जवाब में कहा कि मैं भारत भी और पाकिस्तान दोनों के बहुत करीब हूँ, किसी भी तरीके से कशीदगी नहीं बढ़नी चाहिए और जो कशीदगी बढ़ी है उसको मैं जानता हूँ दोनों ममालिक इसके अहल हैं, वो कम कर लेंगे। लेकिन ये पहला स्टेटमेंट, इससे पहले एक स्टेटमेंट आया जो थोड़ी देर में आपको बताएंगे सदर ट्रंप का, जहां वो मीडिया नुमाइंदों से बात कर रहे थे। एक सवाल का सिर्फ ऑडियो उनका जो जवाब है जिसमें रॉयटर्स से भी उन्होंने बात की, जिसमें भारत और पाकिस्तान को अपने अच्छे दोस्त और बेहतर ताल्लुकात का हवाला देते हुए कहा कि दोनों के बहुत करीब हूं, किसी भी तरीके से कशीदगी जो इस वक्त बढ़ रही है दोनों इसको कम करने के लिए इकदाम उठाएंगे। और जो बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है उसमें एक तरफ वो ये भी इशारा कर रहे हैं कि मुज़ाकराती अमल भी दोनों के दरमियान हो सकता है और ज़रूरत पड़े तो इस कशीदगी को ऐसे भी कम किया जा सकता है। और यहाँ तक सदर ट्रंप ने कहा कि कश्मीर में 1000 से जंग लड़ी जा रही है। हालांकि कुछ फैक्ट शायद बहुत सारे एक्सपर्ट्स के मुताबिक जिसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं वो गलत भी हो सकते हैं, लेकिन कश्मीर में यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि सरहद पर तकरीबन 1500 साल से तनाव रहा है, ऐसा ही रहा है, लेकिन मुझे यकीन है कि वो इसको किसी न किसी तरीके से निकालेंगे, ख़त्म करेंगे। दोनों लीडरों के दरमियान एक दूसरे या 10 बड़े लीडरों के दरमियान कशीदगी का पता चल जाएगा, मगर इसको कम किया जा सकता है। सदर ट्रंप का पहला स्टेटमेंट सिर्फ ऑडियो जो वो उनकी तरफ से पहला रद्द-ए-अमल आया और पहलगाम हमले की मजम्मत भी उन्होंने इस बयान में कर दी है। Pakistan, there are tensions after the attack in Kashmir. You got any message for them? Are you going to be talking to their leaders? Close to India and very close to Pakistan, as you know, and they've had that fight for 1,000 years in Kashmir. Kashmir's been going on for 1,000 years, probably longer than that. And it was a bad one yesterday, though. That was a bad one. Over 30 people. Are you concerned that there's now tensions on the border between them? Are you concerned about, how are you concerned are you about that? The tensions on that border for 1,000. चलिए, अमेरिका के रद्द-ए-अमल की बात कर रहे हैं तो बात जरा तुलसी गबार्ड की, जो कि खुफिया इदारे की सरबराह हैं। गुज़श्ता दिनों भारत आई थी, वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई थी, उनकी जानिब से भी भारत को ताउन का यकीन दिलाया गया। पहलगाम हमले के बाद जो कशीदा सूरत हाल है उसको कम करने के हवाले से भी कुछ सवालों के जवाब उनकी जानिब से दिए गए। लेकिन एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की तरफ से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान व्हाइट हाउस में उनसे सवाल भी पूछा गया, लेकिन जवाब में 2-3 बड़ी बातें कही गई तुलसी गबार्ड की जानिब से कि कार्रवाई पर भारत का पूरा ताउन करेंगे जब जब वो दहशतगर्दी के खिलाफ खास तौर से इस वक्त जो इकदाम किए गए हैं, यानी खुले तौर पर दीगर ममालिक की तरह भारत ने जो सिफारती सतह पर ताल्लुकात मुनक़ता करने या दीगर फैसले लिए हैं उसकी हिमायत का ऐलान अमेरिका की जानिब से भी कर दिया गया है। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पहले ही कहा गया था कि उन्होंने भी इसके ताज़ियत का इजहार किया पहलगाम हमले के बाद। लेकिन डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस DNI
तुलसी गबार्ड के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल के बीच अमेरिका की जानिब से बाद में जाकर उनने पहलगाम हमले के जो मुतासरीन हैं उनके लिए भी दुआ की, हमदर्दी का इजहार किया। लेकिन तुलसी गबार्ड ने इस हमले के बाद कहा कि जो बड़ा ऑपरेशन भारत सरकार की तरफ से या भारतीय एजेंसियों की तरफ से चलाया गया है, शुरू किया गया है, कार्रवाई का मुकम्मल ताउन किया जाएगा, इस तरफ भी साथ साथ इशारा कर दिया गया। और सीधे तौर पर जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म या मुल्क के या दुनिया के किसी भी हिस्से में दहशतगर्दी अच्छा, ये डिप्लोमेटिकली बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तुलसी का जो स्टेटमेंट आया है ये तब आया है जब भारत सरकार ने अपना एक मौक़िफ़ और एक लाइन खींची है। उस लाइन की तायीद ऑफिशियली यूएस की तरफ से हुई है, जब तुलसी गबार्ड की तरफ से कहा गया कि भारत पहलगाम हमले को लेकर जो भी कार्रवाई करना चाहता है, ये यहां पर क्लियर है। डोनाल्ड ट्रंप थोड़ी देर पहले जो ऑडियो सुन रहे थे, जनाब दोनों मुल्कों के अंदर इतनी कैपेसिटी है, दोनों न्यूक्लियर पावर्स है और दोनों डीएस्केलेट हो जाएंगे। अच्छी बात है, डीएस्केलेट हो जाए वो सबसे अच्छा है। लेकिन सेकेंड लाइन में जो अहम तरीन ऑफिशियल्स है, जो अहम तरीन सेनेट के मेंबर्स हैं, वो सारे अभी खड़े हुए दिख रहे हैं भारत के साथ और भारत की उस कार्रवाई की तायीद कर रहे हैं जो वो करने जा रहे हैं। अभी कार्रवाई क्या है, वो ऑलरेडी 5 पॉइंट्स जो वजारत खारजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा, जिनमें इंडस वाटर ट्रीटी भी है, ट्रेड को बंद करना है, आवाजाही खत्म करना है, डिप्लोमेटिक टाइज को खत्म करना है, ये सारी चीज़ पर भी बात कल जो डायरेक्टर इंटेलिजेंस है, नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस DNI जो है तुलसी गबार्ड, उनकी तरफ से बात साफ की गई है। तो ये बात साफ है कि पाकिस्तान भी अपनी डिप्लोमेसी चला रहा है और पाकिस्तानी डिप्लोमेसी किस मुल्क के आसपास घूम रही है वो हम आपको बताएंगे। आगे बढ़ेंगे तो 22 सरन के अंदर क्या कुछ चल रहा है वो भी आपको बताएंगे और जम्मू कश्मीर से भी पाकिस्तानी शहरियों को निकाला जा रहा है। जम्मू और कश्मीर की सिचुएशन क्या है बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद दोबारा इस्तेकबाल प्रोग्राम आप देख रहे हैं जी सलाम जेके, और सलाम जेके में खबरों के सफर को बढ़ाते हैं आगे। बात जरा पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की भी करते हैं। पाकिस्तान जहां चौतरफा इस वक्त गिरा हुआ है, वहीं पर इतलात और खबर यह है कि पाकिस्तान ने अपनी बैक चैनल डिप्लोमेसी को तेज कर दिया है और बैक चैनल डिप्लोमेसी के तहत चीन के साथ राब्ता दोबारा करके कुछ हालात को बदलने की कोशिश की जाएगी। और यह माना जा रहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी जिस तरीके से भारत सरकार ने अपना मौका पूरी दुनिया के सामने रखा है, इस पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल यह है कि यह इंतहाई खतरनाक हो सकता है। एक तरफा फैसला इंतहाई खतरनाक हो सकता है, पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल इस पर आ चुका है। लेकिन पाकिस्तान अब एक गेम प्लान को खेलने की तैयारी है और यह प्लान ब्रह्मपुत्र दरिया पर खेलने की कोशिश की जाएगी। और वजीर-ए-आज़म पाकिस्तान के करीबी राना एहसान अफजल इन दिनों चीन के राब्ते में है और गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान के एक टीवी चैनल पर उन्होंने इस बात का इजहार किया कि चीन बहुत जल्द कार्रवाई करेगा और ब्रह्मपुत्र दरिया पर जो पानी भारत के लिए आ रहा है उसको डाइवर्ट करेगा। और चीन ने पहले ही डैम तामीर कर लिए हैं और पानी का बहाव पहले भी कम कर दिया गया था, जिसके बाद भारत सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पर चीन के साथ राब्ता भी किया था। और इस वक्त बड़ी खबर यह है राना एहसान के मुताबिक कि कोऑर्डिनेट किया जा रहा है जी इस वक्त चीन के साथ, ताकि वो इस कार्रवाई को जल्दी से कर सके। माना जा रहा है कि राना एहसान अफजल जो है ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मुशीर है बराए कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के, और इन्हें ही ये काम सौंपा गया है कि चीन के साथ ब्रह्मपुत्र दरिया जो तिब्बतियन प्लेट्यू से होते हुए भारत के अंदर आती है, इस पर काम करवाया जाए। और चीन ने जो बहुत बड़ा डैम प्रोजेक्ट हाथ में लिया है वाटर शेयरिंग के मामले पर, वहां पर अगर वो पानी का बहाव रोकती है तो बहुत सारे इलाकों के अंदर पानी का कहर जो है वो देखने को मिल सकता है। इस बीच इतला और खबर ये है कि चाइना मुसलसल हालात पर नजर रखे हुए हैं। ऑफिशियल कम्युनिकेशन कुछ भी अभी इस बारे में नहीं है, लेकिन बड़ी खबर यह कि जिस तरीके से इंडस वाटर ट्रीटी एक एग्रीमेंट था 1960 का भारत और पाकिस्तान के बीच में, चीन और भारत के बीच में ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन कोई भी नहीं है। बहरहाल क्या कुछ होगा इस पर हमारी नजर जरूर रहेगी, लेकिन पाकिस्तान चीन का सहारा लेकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। इस बात का खुलासा राना एहसान अफजल जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के काफ़ी क्लोज हैं, कल रात देर के एक प्राइवेट टेलीविजन चैनल पाकिस्तान के अंदर वो इंटरव्यू दे रहे थे, जिस दौरान उन्होंने कहा कि देखिए आने वाले दिनों में सियासत पलट सकती है। तो ये एक डिप्लोमेटिक चैनल की वॉर इस वक्त चल रहा है। अब देखना होगा कि चाइना इस वक्त कैसे खड़ा रह सकता है। चाइना के अपने स्टेक्स है पाकिस्तान के अंदर क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन भारत के साथ भी वो अपने ताल्लुकात को बेहतर कर रहा है। मशरिकी लद्दाख के हालात आपके सामने है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर जिस तरीके की सूरत हाल बनी है वो भी हमारे सामने है। और चीन पर कितना भरोसा किया जाए ये भी कहना एक बड़ा सवाल है। आज के दिन में क्या मुकम्मल तौर पर भरोसा किया जाए या वो बैक ट्रैक करेगा बहुत सारे मामला पर, और चीन अगर पाकिस्तान के सपोर्ट में जाता तो कितना नुकसान यहाँ से होगा। ये तमाम मामला जो है वो दफ्तर खारजा भारत के अंदर भी देखे जा रहे हैं। वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री भी इस पूरे मामले पर देख रही है और हमारे जराया जो है वो ये बता रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म दफ्तर भी इस पूरे मामले पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट है और तमाम हालात वाक़ात पर गहरी नज़र रखी जा रही है। लेकिन बड़ी खबर ये कि चीन का सहारा पाकिस्तान ले सकता है आबी जंग को लेकर। चलिए, सिफारती ताल्लुकात के हवाले से बात हो रही है। ये बातें तब से शुरू हुई हैं जब पहलगाम के अंदर हमला हुआ है, लेकिन पहलगाम हमले में तहकीकात भी चल रही हैं। अपडेट ये है कि अब तक कई लोगों से पूछताछ हुई है, कई लोगों को हिरासत में लिया गया। ऑफिशियली गिरफ्तारी की कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन पुलिस की जानिब से सिट के गठन के बाद या SIT तश्कील देने के बाद भी कार्रवाइयाँ मजीद आगे बढ़ी हैं और पहलगाम हमले में मजीद लोगों से पूछताछ हो, मजीद तहकीकात हो, मदद की ली जा सके। इसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स जिन्होंने बाइसरन वादी का, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, इस खूबसूरत इलाके का दौरा किया और इस इलाके में जाकर जहां पर सूरत हाल का जायजा भी लिया गया, लेकिन एक तरफ जहां पुलिस ने 20 लाख रुपए का इनाम हमलावरों की तलाश या उनके पता लगाने वालों का, अगर उनके बारे में कोई जानकारी देता तो 20 लाख इनाम मिलेगा, दूसरी तरफ तहकीकाती एजेंसियां सरगर्म हैं। इंस्पेक्टर जनरल विजय सकारे जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम को करंटली इस ऑपरेशन में लीड कर रहे हैं और हर तरीके से लॉजिस्टिक भी और इंटेलिजेंस सपोर्ट जम्मू कश्मीर पुलिस से हासिल करने की तमाम कोशिशें इस वक्त जारी हैं।
सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग जो श्रीनगर के अंदर मुनक्किद हुई, जम्मू सूबे के कई इलाकों में तलाशी कार्रवाइयां या ऑपरेशंस भी इस वक्त चल रहे हैं। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स बैसरन पहुंचे हैं और इस वक्त जिस हिसाब से भी जैसे भी हो सके तो एविडेंसेस को कलेक्ट करने की कोशिश हो रही है कि हमला अंजाम कैसे पाया, कैसे इसकी पूरी प्लानिंग और फिर एग्जीक्यूशन उसके बाद किया गया। ड्रोन्स के जरिए भी बहुत सारी वीडियोग्राफी इस इलाके की हुई है जो हमारी जानकारी है। फौजी सरबराह भी श्रीनगर पहुंचे, उस सारी सूरत हाल का भी जायजा लिया जो इस हमले के बाद 22 अप्रैल की बाद से फिर जो पैदा हुई है। और इन सब के दरमियान राहुल गांधी एलजी से मिले, उमर अब्दुल्ला से मिले, फौजी सरबराह लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिले, नॉर्दर्न कमांड से मिले, लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचेंद्र कुमार से मिले, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा से मुलाकात हुई, जीओसी 15वीं कॉर्प्स लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव से मुलाकात हुई है। और जम्मू कश्मीर के अंदर इस हमले के बाद फौज, पुलिस और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज या मरकजी एजेंसियां इस सारी सूरत हाल को जहां करीब से देख रही, वहीं इस बात की भी तस्दीक की गई कि कार्रवाई इतनी तेज हुई है कि हमले के पीछे जो अफराद हैं उन पर तो कार्रवाई होगी ही, लेकिन असल में पसे पर्दा जिन लोगों ने इस पूरे हमले को अंजाम देने के लिए या तरतीब दिया गया है, जिस हिसाब से प्लानिंग की गई, फिर चंद लोगों ने इसको एग्जीक्यूट किया और 26 बेगुनाह शहरियों की जान ली, इन तमाम लोगों को उस दायरे में लिया जाएगा जहां इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस केस में कौमी तहकीकाती एजेंसी की, जम्मू कश्मीर पुलिस से हर तरह की मदद जिसमें लॉजिस्टिक सपोर्ट भी शामिल है, ली जा रही है। डिजिटल एविडेंसेस को कलेक्ट किया जा रहा है, मकामी लोग दाएं बाएं पूछताछ हो रही है और इतलात हैं कि उन पोनीवाला से भी पूछताछ हुई है जो शुरुआती दौर में जख्मियों को लाने में या अस्पताल तक पहुंचाने में या इस मुश्किल सूरत हाल से इस वादी से निकालने में उस वक्त काफ़ी मददगार साबित हुए। और इन सब के दरमियान फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने भी जाए वकू का दौरा किया है, कुछ वहाँ से शवाहिद इकट्ठे किए हैं या कुछ सैंपल्स कलेक्ट किए गए हैं जहाँ सूरत हाल इंतहाई ख़राब 22 अप्रैल की दोपहर को हुई थी। चलिए जनाब, बाइसरन के अंदर ऑपरेशन जारी है और ये सिर्फ बाइसरन में नहीं है, अगर आप देखेंगे एंटायर साउथ और नॉर्थ के अंदर मुश्तबह अफराद की नकल अमल पर नज़र रखी जा रही है, उनके घरों पर छापामार कार्रवाइयाँ भी चल रही हैं। लेकिन ज़रा बात करते हैं उस खबर की जो वज़ीर दाखिला साहब ने कल भी अहकाम जारी किए और परसों भी कौमी सलामती के मीटिंग के अंदर इस बात का फैसला लिया गया था कि जितने भी पाकिस्तानी शहरी मुल्क के अंदर है वो मुल्क छोड़कर वापस अपने मुल्क चले जाए, यानी भारत को छोड़कर पाकिस्तान चले जाए। और उसके बाद दाखिला वजीर ने बाज़ाब्ता तौर पर तमाम वज़राए आला के साथ भी रब्ता किया और उन्हें कहा कि फौरी तौर से इस कदम को किया जाए। लेकिन जम्मू कश्मीर की सूरत हाल क्या कुछ है, पाकिस्तान के शहरी जम्मू के अंदर भी मौजूद है और जम्मू शहर के अंदर 30 से ज़्यादा पाकिस्तानी ख़वातीन इस वक्त मौजूद हैं जिनके हाथ में लॉन्ग टर्म वीज़ा है, LTV जिसे आप कहते हैं, वो उनके पास है। ये सिर्फ जब आप 34 की बात जम्मू के अंदर कर रहे हैं, इसी तरीके से 1 दर्जन के आसपास ख़वातीन ऐसी है जिनके LTV श्रीनगर के अंदर, सूबा कश्मीर के अंदर भी है। लेकिन अब सवाल ये है कि LTVs होने के बावजूद पिछले 10 साल 12 साल से वो रह रहे हैं, शादियां उनकी हुई है, अब उन्हें वापस जाना तो मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। लगातार ख़वातीन का मानना है कि उनके वीज़ाज़ को एक्सटेंड किया जाए और नजरसानी की जाए क्योंकि उनका इस झड़प में, इस जंग में जिस तरीके के हालात बने हैं इसमें उनका कोई रोल भी नहीं बनता था, लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई हुई है। वज़ीर दाखिला ने टेलीफोनिक कन्वर्सेशन तमाम रियासत के वज़राए आला से की है, यूनियन होम सेक्रेटरी के साथ की है और तमाम चीफ सेक्रेटरीज को यह हिदायतनामा जारी किया था कि जितने भी पाकिस्तानी नेशंस उनके इलाकों के अंदर हैं उनकी फरिश्तें बनाई जाएं और उन्हें मुल्क बदर कराया जाए और जो फिक्स्ड डेडलाइन है उसके अंदर अंदर किया जाए। और वही कम्युनिकेशन का हवाला यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर भी दिया गया, चाहे वो साक वीज़ा है, चाहे वो LTVs है या दीगर वीज़ाज है, उन तमाम वीज़ाज को मनसूख करते हुए तमाम शहरी को निकलने की बात कही गई है। वाघा सरहद पर भी हमने गुज़श्ता दिनों देखा कि ख़वातीन रो रही थी, बुजुर्ग रो रहे थे और इस भी जम्मू की ये खबर है कि 30 से ज़्यादा ख़वातीन जिनमें कुछ ख़वातीन को LTVs भी हैं उन्हें भी यहाँ से रवाना करने की कोशिश की जा रही है। याद रखिएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी तमाम SPs और DCs के साथ मीटिंग की थी और ये कहा था कि इस ऑर्डर को इन लेटर सेपरेट जो है वो इम्प्लीमेंट करवाना। शिल्पा शर्मा हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। शिल्पा, ज़रा अपडेट करें, ये अहम तरीन मामला पूरे मुल्क
के अंदर हम देख रहे हैं, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, केरला हो, हर तरफ से पाकिस्तानी शहरियों को बाहर निकाला जा रहा है। और जिनके पास भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स थे, अभी कुछ दिन था, उन्हें भी वापस निकलने के लिए कहा जा रहा है। जम्मू प्रोविंस की क्या खबर है, कब तक यहाँ से रवानगी होगी या रवाना हो गए? लेकिन जो खवातीन लगातार ये इसरार कर रही है कि उनकी शादियां यहाँ पर हुई हैं, कि पिछले कई सालों से वो यहाँ रह रहे हैं, उन्हें रहने की इजाजत दी जाए, क्या कोई नरमी कहीं पर नजर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए जम्मू रीजन में करीबन 30 से भी ज्यादा यानी कि 34 पाकिस्तानी जो है वो महिलाएं यहाँ पर समय रह रही है। जो आंकड़ा सामने आया है, देखिए वो विवाहित है, यानी कि वो शादी कर जो है वो पाकिस्तान से यहाँ पर पहुंच रही है और जम्मू रीजन में यहाँ पर रह रही है। देखिए उनके बाद जो है वो LTV यानी कि जिस प्रकार से आपने कहा कि लॉन्ग टर्म वीजा है जिसे रिवोक नहीं किया गया है, यानी कि उसे रद्द नहीं किया गया है, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनके जो है वो बच्चे भी हो चुके हैं और उनके पास अभी भी पाकिस्तानी सिटीजनशिप का जो है वो विकल्प है। इन महिलाओं में से अगर एक महिला की मैं बात करूं, क्योंकि पाकिस्तानी महिला है, CRPF जवान की वो धर्मपत्नी है जिनका नाम मीनल है, और हाल ही में वो पाकिस्तान से जो है वो जम्मू के बलवाल में पहुंची थी और कुछ ही समय तक जो है यानी कि कुछ ही दिन जो है वो उनका वीजा लगा था और 14 मार्च को उनका वीजा जो है वो रद्द हो चुका है। इसी को लेकर जब हमने जो अगरोट के SHO है उनसे राब्ता किया तो उन्होंने कहा कि फिलहाल मीनल को लेकर कोई भी आदेश जो है वो वापसी का जारी नहीं किया गया, इस प्रकार का उनके पास आदेश नहीं आया है। जब आदेश आएगा तो कार्रवाई की जाएगी। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं, स्पेसिफिक आंकड़ा जो है वो जम्मू कश्मीर का सामने नहीं आया है, लेकिन सोर्सेस बता रही है कि जम्मू कश्मीर में जो पाकिस्तानी नागरिक है वो करीबन 100 से भी ज्यादा है जिनसे राब्ता किया गया है, कांटेक्ट किया गया है और उन्हें जो है वो वापस जाने के लिए यानी कि जो स्पेसिफिक डेट यहाँ पर ऑर्डर में जारी की गई है वो उन डेट के मुताबिक जो है वो जाने के लिए यहाँ पर जो है वो कहा गया है। वहीं पर अगर डोडा जिला की बात करें तो आप देखिए डोडा जिला में भी ये कहा गया है कि जो भी पाकिस्तानी नागरिक जो है वो डोडा जिला में रह रही है उन्हें फॉरनर रजिस्ट्रेशन ऑफिस में वो तुरंत वहाँ पर जो है वो पहुंचने के लिए कहा गया, अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट है वो वहाँ पर जो है वो सबमिट करवाने के लिए कहा गया है। तो तमाम इस समय अगर मैं स्पेसिफिक आंकड़े की बात करूँ तो आंकड़ा तो सामने नहीं है, लेकिन 100 से भी ज्यादा जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी नागरिक रह रही है, उनसे राब्ता किया गया है। उन्हें जल्द से जल्द जो है जिनके पास यानी LTV नहीं है यानी कि लॉन्ग टर्म वीजा उनके पास नहीं है तो उन्हें जो है वो यहाँ से छोड़ने के लिए यानी कि भारत छोड़ने के लिए जो है वो कहा गया है। जो अच्छा शिल्पा, देर रात ये भी खबर आई कि गृह मंत्री की तरफ से तमाम चीफ मिनिस्टर्स के साथ भी बात हुई है और उसके बाद देर शाम तमाम SSPs और डिप्टी कमिश्नर्स के साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर की भी एक मीटिंग हुई। उस बैठक में भी कहा गया कि तमाम लोगों को जो पाकिस्तानी सिटीजन्स हैं जल्द निकालने के लिए 48 घंटे का चूंकि समय था, अब कुछ ही घंटे बचे हैं, तो कोई ख़ास आंकड़ा हर डिस्ट्रिक्ट से या पूरी यूनियन टेरिटरी से सरकार की तरफ से कोई जारी हुआ कि ओवरऑल कितने सिटीजन्स हैं जिनको फौरी तौर पर निकाला जाएगा, या जो लोग पाकिस्तान से आए थे किसी का लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म वीज़ा है? देखिए फिलहाल कोई भी एक स्पेसिफिक आंकड़ा नहीं है। जिस प्रकार से मैंने कहा कि जो सोर्सेज या फिर एक रिपोर्ट में ये मेंशन किया गया है कि 100 से भी ज्यादा एक आंकड़ा यहाँ पे बताया गया है कि 100 से भी ज्यादा नागरिक पाकिस्तानी नागरिक है जिनमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, तो उनका ये आंकड़ा बताया गया है कि उनसे कांटेक्ट हो चुका है, उनसे कांटेक्ट किया गया है और उन्हें एक स्पेसिफिक डेट पे जो है वो यहाँ से वापस जाने के लिए जो है वो बताया गया है। लेकिन जो एक स्पेसिफिक आंकड़ा कि हर जिला में कितने पाकिस्तानी नागरिक है, कितने ख्वातीन है जिनकी जो यहाँ पर वो सेटल हो चुकी है। जी बहुत शुक्रिया शिल्पा शर्मा डिटेल्स देने के लिए। चीफ मिनिस्टर से भी बात हुई है, फ़ोन पर राब्ता हुआ है वज़ीर आला के साथ और न सिर्फ जम्मू कश्मीर दीगर चीफ मिनिस्टर्स के साथ भी, जिसमें कहा गया है कि उन तमाम लोगों को फौरी तौर पर मुल्क बदल करने के लिए जो रस्मी कार्रवाइयाँ हैं, फॉर्मेलिटीज़ हैं, वो पूरी की जाए। इस सिलसिले में देर रात एक मीटिंग भी हुई है। पहलगाम हमले की बात हो रही है तो ज़रा उस ख़ानदान की बात भी आपको सुनाते हैं जिनके लिए कुछ ऐलान भी हुए या जिनके घर का एक चिराग भी इस हमले के बाद बुझ गया। 25 लोगों की मौत हुई, 26वां नाम आदिल का था, सैयद आदिल शाह, जिसके घर पर मातम पसरा है। इलाके में अजीबोगरीब किस्म की खामोशी है, लेकिन इन सब के बीच कुछ लोग सहारा बनने की भी कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला की जानिब से उनके बिहाफ पे पहलगाम एक टीम पहुंची थी आदिल के घर पर और एकनाथ शिंदे के कहने पर उस टीम ने आदिल के घर वालों को 5 लाख रुपए देने का जो इमदादी रकम होगी ऐलान किया है और दूसरा आदिल के खानदान के लिए एक घर भी तामीर कराया जाएगा। एकनाथ शिंदे की तरफ से अनाउंसमेंट हुई। एक तो उनकी टीम ने यहां आकर तस्दीक की, दूसरा यही सवालात जब दारुल हुकूमत दिल्ली से लौटने के बाद मुंबई के अंदर उनसे पूछे गए तो चंद सवालों का भी उन्होंने जवाब दिया। आगे चलकर वालिद की बात भी सुनाएंगे और उन लोगों की भी जिनने इस हमले में सयाहों की हिफाजत को यकीनी भी बनाया, बहुत लोगों की जानें बचाई। लेकिन एकनाथ शिंदे को भी जरा सुनिएगा जो आदिल के हवाले से बात कर रहे हैं।
ये जात धर्म की बात नहीं है। जो हमारे पर्यटक वहां गए थे उनके ऊपर अंधाधुंध गोली चला रहे थे ये आतंकवादी, और उनको बचाने का काम इसने किया और खुद उनकी बंदूक छीनने की कोशिश की ताकि जो टूरिस्ट है उस पर गोली न चले, लेकिन दूसरे आतंकवादी ने आके उनको मार दिया और वो शहीद हो गए। इसीलिए आदिल साहिल के घर पर मैंने भी उनके परिवार से बात की, उसके भाई से बात की, उनके पिताजी से बात की और हमारे लोग भी वहां पहुंच गए। उन्होंने भी उनको, वो एक कमाने वाला लड़का था, युवा लड़का था, उनके परिवार की जो अभी हालत ठीक नहीं है, एक सर्वसाधारण परिवार था, इसलिए शिवसेना की ओर से उनको 5 लाख रुपए की मदद भी हो गई। ये तो छोटी जिम्मेदार, मतलब ये अपना कर्तव्य है। उनका घर भी ठीक नहीं था, घर की हालात भी खराब थी, उसको घर बनाने का अभी निर्णय शिवसेना ने लिया है और ये कर्तव्य भावना रख के किया, क्योंकि जात धर्म मजहब अभी वो भी अपने लोगों को जो यहाँ के जो टूरिस्ट है उसको बचाने के लिए उसने जान गंवाई, वो भी तो शहीद हो गए। आदिल सैयद के लिए, उनके ख़ानदान के लिए अनाउंसमेंट हुई है, लेकिन वालिद की जानिब से भी अपने ख्यालात का इजहार किया गया। कल भी हमने आपको बात बताई थी, गुलिस्तान न्यूज़ से उनने टीम से बात की। जहां घर के अंदर मातम है, वहीं इस बात पर भी उन्हें फ़ख्र है कि गैर मकामी सयाहों के और मेहमानों की जान बचाते बचाते उनका बेटा शहीद हुआ है। पहुँचे हम हापतनाड़ अशमुकाम, जहाँ पर आदिल के घर ताज़ियत के लिए लोग जो है आस पड़ोस के लोग वो पहुंच रहे हैं। यहाँ पर हमारी कोशिश रहेगी उनके घर वालों के साथ बात करने की, क्योंकि बहादुर बेटा इन्होंने गंवाया है बाइसरन हमले में। लेकिन जहाँ पर आदिल के लिए वाहवाही हो रही है, आदिल के लिए दुआए मगफिरत मांगी जा रही है, वही इनके घर वालों को नाज होगा अपने बेटे पर, अपने बेटे के उस बहादुरी पर, क्योंकि इकलौता बेटा था वो चिराग था, वो चिराग बुझ गया है। एकलौता बेटा था जो अपने घर को चला रहा था, रोजी रोटी उसी पर चलती थी। उनके वालिद साहब के साथ बात करेंगे, यहाँ पर उनके और भी लोग हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आप अपना नाम बताइए और ये बताइए कि आपके पास कब ये खबर आ गई कि आपका बेटा जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, बाइसरन हमले में उसकी जान चली गई। जी, मेरा बेटा जो आदिल हुसैन था वो सुबह 8 बजे यहाँ से निकल गया, तो फिर बाद में 2 बजे तक कोई पता नहीं चला। 2 बजे के बाद हमने सुना कि वहाँ पे ऐसे हालात बिगड़ गए और गोलियाँ चल गई। तो फिर 2 बजे के बाद हमने फ़ोन करने की कोशिश की और फ़ोन किया, जिसकी वजह से नेटवर्क नहीं आए, और नेटवर्क ना आने की वजह से 4 साढ़े 4 भी बज गए, और 4:30 बजे तक हम ऐसा ही करते रहे। और बाद में फ़ोन जब ऑन हुआ तो हमने फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन ऑन हुआ लेकिन उठाया नहीं किसी ने जी। तो फिर जब ऐसे ही करते रहे तो 6 बज गए, 6-7 बज गए। तो 7 बजे फिर हमने ढूंढने की कोशिश की। हम यहाँ से अशमुकाम थाने पे गए और वहाँ रिपोर्ट रखी। रिपोर्ट रख के हमने उनसे परमिशन मांगी कि हम पहलगाम जाएंगे, लेकिन उन्होंने परमिशन नहीं दी। तो उन्होंने हमको वापस भेज दिया कि आप घर जाओ, सुबह देखेंगे। तो फिर जब हम घर आ गए
तो फिर हमने यहाँ पे फ़ोन पे कोशिश की फ़ोन करने की। तो जब हमने कोशिश की फ़ोन करने की तो हमने फ़ोन किया तो थोड़ा बहुत पता चल गया कि पहलगाम हॉस्पिटल में कुछ लाशें भी हैं और कुछ डेड बॉडीज़ भी हैं। फिर हम जाना चाहते थे लेकिन वहाँ बंद था। फिर थोड़ी देर के बाद वहाँ खुल गया तो हमारे लड़के यहाँ से चले गए जिन्होंने उधर डेड बॉडी को देखा, तो वहाँ पे आदिल की डेड बॉडी थी। तो ये बताइए कि कितना फ़ख्र है आपको अपने बेटे पे, जिसने उन मासूम लोगों की जान बचाते बचाते अपनी जान गंवाई। मुझे तो फ़ख्र भी है लेकिन गम भी बहुत ज़्यादा है। गम उन लोगों का है जो 25 लोग वहाँ पे मारे गए हैं, जो लोग जिनके बच्चे हैं, जिनके माँ बाप हैं, जिनके बहन भाई हैं, जिनके बहनें अभी शादी के बगैर हैं, और उसका मुझे बहुत ज़्यादा गम है। जिस लड़की ने 7 दिन जिसकी शादी को हुए थे लेकिन उसका हस्बैंड इस दुनिया में ना रहा, इसका मुझे बहुत गम है। अच्छा, लेकिन आपको वो दुख नहीं है, अपने बेटे का दुख है जो 25 जाने चली गई, उसमें जो है जो ये कहते हैं कि 10 दिन पहले शादी हुई थी, उनका दुख है आपको। ये आप देख लीजिए, ये है बहादुर बेटे का बहादुर बाप, जिनका ये कहना है मुझे अपने बेटे पे फ़ख्र है, लेकिन फ़ख्र इस बात पर है मेरे बेटे ने जो बहादुरी की है, मुझे उसका दुख नहीं है कि वो अब मेरे साथ नहीं है, मेरे पास नहीं है, लेकिन ये दुख है जो 25 लोगों की जान चली। लेकिन बेटे मेरे की जान चली गई, उस पे मुझे बहुत दुख भी है, फ़ख्र भी है। इतना दुख नहीं है जितना मुझे फ़ख्र है उस पे, इतना फ़ख्र नहीं है जितना मुझे दुख है उस पे कि उनकी जान चली गई। पहुंचे हम हापतनाड़ अशमुका। चलिए प्रोग्राम के आखिर में जरा बात आपको जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा के हवाले से बताते हैं, जहां पर बड़ी मुश्किल के साथ एक तरफा ट्रैफिक को बहाल किया गया। पहले दरमांदा गाड़ियों को छोड़ा गया और वक्त गुजरने के साथ साथ 1 वे ट्रैफिक चले और साथ साथ बहाली का काम भी मुकम्मल हो, इसके लिए कोशिशें हुई हैं। लेकिन इस काम ने बहुत सारे लोगों का काम मुतासिर किया है। यानी नेशनल हाईवे बंद है और 2 बड़ी कंपनियां जिनमें अमेजॉन और फ्लिपकार्ट शामिल हैं, इनकी जानिब से ये फैसला लिया गया है कि कश्मीर में डिलीवरी फिलहाल बंद होगी, लेकिन जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के रास्ते जो डिलीवरी का काम होता था वो फिलहाल बंद कर दिया गया है। मगर बाई एयर जो डिलीवरीज हैं या परवाजों के जरिए जो ऑर्डर्स हैं वो पहुंचाए जा सकेंगे। कंपनियों की तरफ से फैसला उस वक्त लिया गया जब नेशनल हाईवे बंद है, कई लोगों के ऑर्डर्स हैं, लाखों लोग इंतजार भी कर रहे हैं और अभी मुकम्मल तौर पर शाहरा बहाल नहीं हुई है, तो तब तक ये फैसला इसी तरीके से चलता रहेगा। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट की तरफ से फैसला, कंपनियों ने कश्मीर में डिलीवरी फिलहाल आइंदा अहकाम तक बंद की है, लेकिन सिर्फ जो बाई रोड जो ऑर्डर्स जाते थे उनको रोकने का फैसला हुआ है। इस सिलसिले में मजीद तफसीलात का इंतजार भी रहेगा। आज भी एक तरफा ट्रैफिक है, तो किसी भी सूरत कस्टमर्स को मुश्किलात से ना गुजरना पड़े, वो मजीद इंतजार ना करें, इसलिए फिलहाल क्लियर कर दिया गया है कि बाई एयर जो ऑर्डर्स जाएंगे वो जाएंगे। उसमें भी थोड़ा वक्त लग सकता है, उसमें चार्जेस एक्स्ट्रा आपको पड़ेंगे, लेकिन नेशनल हाईवे जब तक खुला नहीं मुकम्मल तौर पर, तब तक अमेजॉन और फ्लिपकार्ट का डिलीवरी बंद रखने का ये फैसला बरकरार रहेगा। आपको यह भी बताते चले कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की भी कहानी जो कल एक बार फिर सुर्खियों में रहा, पहले एक ऑर्डर और बाद में ऑर्डर की तरदीद। भारत पाक तनाव के बीच तमाम इदारे मुतहरिक है, और मुतहरिक इसलिए भी है क्योंकि कुछ भी हो सकता है, ये दिफाई तज्जिया निगारों का मानना है। और यही वजह है कि सरहद के आसपास जितने भी हसास इदारे हैं वो मुतहरिक हैं, और तिबी अमले को भी मुतहरिक रहने के लिए कहा गया था। और इतला खबर ये है कि क्रॉस बॉर्डर टेंशन के बीच में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को हाई अलर्ट पर कर दिया गया था।
पहले ये ऑर्डर सामने आया और बाद में रात देर गई ये कहा गया कि इस ऑर्डर को जो हम रिवोक करते हैं। वो कहानी भी आपके सामने। दरअसल 22 रन के मामले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सूरत हाल इंतहाई पुरतनाव है और जम्मू का इंटरनेशनल बॉर्डर हो या लाइन ऑफ कंट्रोल के मामला हो, वहां पर जब ज़बरदस्त शेलिंग होती है, फायरिंग होती है तो इंसानी जानों का ज़िया ना हो, नुकसान हो, इस ज़िम्मन में मेडिकल अथॉरिटीज़ की तरफ से जीएमसी अस्पताल को अलर्ट पर कर दिया गया था और ये कहा गया था कि जनाब आप पूरी तरह से तैयार रहें और किसी तरीके की कोई चूक इमदाद के अंदर या जब रिलीफ रेस्क्यू चलाना हो उसमें ना हो। ये ऑर्डर जारी हुआ, उसके बाद लोगों में और ज़्यादा दहशत फैली और ज़्यादा गम हुआ, तो उसके फ़ौरन बाद इन द इंटरेस्ट ऑफ द सर्कुलर ये कहा गया कि जनाब इस ऑर्डर को हम रिवोक करते हैं। फिर डीन साहब सामने आए, उन्होंने इस ऑर्डर को रिवोक किया। बहरहाल कहानी अपनी जगह, ऑर्डर्स अपनी जगह, लेकिन इतला और ख़बर यही है कि जम्मू के अंदर भी इंतज़ामिया अपने तरीके से अलर्ट है। कश्मीर सूबे के अंदर चाहे वो गुलमर्ग का बेल्ट हो, चाहे वो उड़ी का बेल्ट हो, चाहे वो कुपवारा का बेल्ट हो, इन तीनों मकामात पर भी सिक्योरिटी को काफ़ी हाई अलर्ट पर कर दिया गया है और इंतज़ामिया अपने अपने तरीके से तिब्बी मामलात और दीगर मामलात पर भी गहरी नज़र रखे हुए हैं। तो जनाब आज प्रोग्राम को यहाँ पर हम लेते हैं यानी यहाँ पर रोक लेते हैं इस उम्मीद के साथ कि कल आपके सामने फिर हाज़िर खिदमत रहेंगे। प्रोग्राम सलाम जेके में 8:37 पर आपके सामने आएंगे इस उम्मीद के साथ कि खबर, तज्ज़िया और तबसरा वहाँ तक भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों का सिलसिला गुलिस्तान न्यूज़ पर जारी रहेगा। एक छोटा सा मुख्तसर सा वक्फा होगा, वक्फे के उस पार एक और हिंदी में ताज़ा तरीन खबरनामा।